भाई हैं। और मुस्लिम भाई वही बात के समझ नहीं आता कि जो हुकूमत चलाने वाले हैं उनका जो माइंडसेट है वो मद्दे मुकाबल जो भी लोग हैं अपोजिशन उस वक्त जब इमरान खान हुकूमत में थे उनका भी यही एक सोच थी कि बस हर किसी को जो है वो ऐसा प्लान बनाया जाए और जनरल फैज के साथ मिलकर कुछ इंकशाफात भी हो कि आइंदा के 10 साल प्लान बनेगा और उसमें कोई नहीं होगा दूर दूर तक सिवाय इमरान खान के। लेकिन ऐसी काया पलट हुई और ऐसा तब्दीली आई कि अब ये लोग 10 साल या 20 साल प्लान शायद बना रहे हैं कि क्योंकि बिलावल साहब और मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब ने बड़ी तारीफ की है बिलावल साहब की और उन्होंने कहा कि आइंदा मुस्तकबिल तो आपके हवाले है, आप हैं, मरियम हैं, तो आप ही ने मुल्क चलाना है। तो यानी उनके अजायम जो हैं आइंदा 10 साल क्या उनके तो ताहयात शायद वो देखना चाहते हैं कि ये हाँ नहीं, सल्तनत जो है वो उनकी कायम रहे। जी हाँ, अगर वो दस तो बीस उसके साल लिए कह रहे बंदोबस्त हैं कर रहे हैं। अगर वो दस जी बीस हाँ, साल कह रहे हैं तो आप यकीन करें कि 10-20 साल बाद ये किस पर हुकूमत करेंगे, किस पर। हाँ ये है सबसे देखिए, पहले। हुकूमत हाँ, हुकूमत करने के लिए आपके जो रियाया ही आवाम नहीं को बचेगी। हाँ रिहाई नहीं जी बचेगी। बिल्कुल जो ठीक। पोटेंशियल है ना, देखें देखें जो पोटेंशियल जी है, हाँ, अगर कोई स्कॉलर है तो जी आप हाँ। ले लें, वरना मैं नहीं नहीं, नहीं नहीं, अच्छा। कॉलर आए मैं देखिए, बताऊंगा। जो पोटेंशियल होता है ना इंसान का, मतलब कि जो मुल्क का सरमाया होता है, वो होते हैं जवान। ठीक है, जो आप एक नस्ल परवान चढ़ाते हैं, उसमें मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी के तमाम शोबों के लोग जो पनपते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, मुल्क को सर्व करते हैं, उनकी सर्विसेज मुल्क की। आपके यहाँ 50 साल से यही हो रहा है कि लोग भाग गए थे पाकिस्तान, जब हिंदुस्तान से आए हैं वो लोग भाग गए थे कि यहाँ पर रुकना नहीं है, अब हमारी मंजिल कहीं और है। तो इसलिए जनरेशन दर जनरेशन ये होता चला आया है 50 सालों में कि लोग पढ़ लिख के जवान होते हैं और दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं। आप सबसे ज्यादा बड़ी कम्युनिटी पाकिस्तानी क्यों देखते हैं? आप जर्मनी चले जाएं, यूरोप में किसी हिस्से में चले जाएं, यूके में आ जाएं, अमेरिका जाएं, कनाडा जाएं, आपको इतनी बड़ी कम्युनिटी दूसरे किसी भी जगह की शायद मुश्किल से मिलेगी। पाकिस्तानियों के पूरे मोहल्ले आबाद है। क्यों? उसकी वजह है कि पाकिस्तान में मुस्तकिल हिजरत हो रही है। लोगों का जो जिनको कुछ भी थोड़ा सा कुछ करना है ना, वही सोचता है बस अब मुझे पाकिस्तान लीव करना है, तो वो पाकिस्तान से चला जाता है। तो आप हुकूमत करने के लिए आपको चाहिए पोटेंशियल, आपको चाहिए सरमायादार वहां पर, आपको चाहिए बिजनेसमैन वहां पर, आपको चाहिए एक चलती हुई मार्केट, आपको चाहिए एक चलता हुआ इंटर एक्सचेंज। जब आपके पास आपकी स्टॉक बैठी हुई होगी, लोग सरमाया वहां से मुस्तकिल निकल रहा होगा, बाहर से सरमाया आ नहीं रहा होगा, पढ़ा लिखा आदमी आपको वहां जाने को तैयार नहीं, जो पढ़ा लिखा वहां है वो रहने को तैयार नहीं, तो आपके पास रह क्या जाता है? क्या रह जाता है आपके हम्म पास? सिर्फ फोर्सेस के दस्ते और गाय भैंसे। इसके अलावा क्या रह जाता है? हम्म और वो लोग जिनके पास शऊर नहीं है, जो हैं तो बोझ हैं, और वो कुछ करने के लायक नहीं, क्योंकि वो सिर्फ मेहनत मजदूरी करने वाला तबका रह जाता है। जो आपके पास इंटेलेक्चुअल तबका है, जो पढ़ा लिखा तबका है, वो तो पाकिस्तान में रहने को तैयार नहीं है। तो आप हुकूमत रहने पर 10-20 साल पर अगर आप बैठना चाहते हैं, हुकूमत करना चाहते हैं, तो इन लोगों को रोकें भी तो, इनको कुछ ऑफर भी तो करें, कुछ कुछ स्टॉक भी तो उठाएं, अपना कुछ पैसे की कदर भी तो बढ़ाएं। 12 साल पुरानी बात है, पाउंड जो था यूके का, वो 100 रुपए का था। पाकिस्तानी पाकिस्तानी 100 रुपए का एक पाउंड था, ब्रिटिश पाउंड। इस वक्त 368, 70, 62 इस पर जो है वो घूम रहा है। अब आप सोचे ना, मतलब आप देखें आप कहाँ खड़े हैं। तो मतलब सही। यही हाल डॉलर का है। तो उससे पूरी मार्केट डिस्टर्ब हो गई। अब इन चीजों को आपको संभालना पड़ेगा। आपके पास कोई मंशूर नहीं है, आप सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि मैं कब्जा कैसे बरकरार रखूं, मैं कब्जा कैसे बरकरार रखूं। वही ना। और पहले मंशूर पहले जो अब ये कब्जा में रुकावट आती थी कोई अदालतें या जज जो हैं वो की टांग अड़ा देते थे। अब तो जी हाँ, इसीलिए वो कह रहे हैं कि अदालत ही हम बनाते हैं और जज भी हम खुद ही रखेंगे। तो जब किसी का खुद वो हारी या उसका वर्कर जज होगा तो फिर वो कैसे अपने आका को जी जो हाँ। डिसमिस करके गया या ऐसे काम उसमें रुकावट डालेगा। कॉल्स का आगाज करते हैं। हमारे साथ पहले कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हेलो। बहन, जी जी बात करें बहन। बात ये है कि पाकिस्तान ये पाकिस्तानियों का नहीं है, ये बिलावल और मरियम का सिर्फ पाकिस्तान है कि बिलावल और मरियम को हर तरह की आज़ादी दे दी जाए कि वो जिसको चाहे वो दे दें, जिसको जो मर्जी पाकिस्तान के साथ करें, अदालतें भी खत्म करके अपना कानून बना लें, अपना दस्तूर बना लें। मतलब बिलावल और मरियम का ये पाकिस्तान है। बाकी सारों को जो इनके खिलाफ बोले उसको जेल में डाल दो,
उसको जाके कैद कर दो, पिंजरे में बंद कर दो। ये मौसम नकवी जो है ये कहाँ से आया है? इसके पास तो ना किसी का वोट है ना कुछ। और इंडिया का वजीर खारजा क्यों ना आए? इंडिया का सारा काम जो है बिलावल और मरियम कर रहे हैं। इंडिया जो पाकिस्तान के साथ करना चाहता था वो बिलावल और मरियम कर रहे हैं। वो पीली पगड़ी वाले हैं पंडित, वो पाकिस्तानी जो पंडित है उन्होंने वो भी तो इस मौके के ऊपर आप सीधी बात करें, हमने तरमीम की है और तरमीम के साथ हम मसौदा तैयार कर, मतलब कि तरमीम का मतलब कि हमने जो अपना फायदा उठाना था इस सारे चीज से, अपनी फिर दाढ़ियां, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां और इतनी बड़ी बड़ी पगड़ियां आपने पहनी हुई हैं और लोगों को धोखा दे रहे हो। आप लोगों की वजह से जो इस्लाम का लबादा ओढ़ के इस्लाम को नुकसान ये पहुंचा रहे हैं, ये जो पीली पगड़ियों वाले और पूरे पख्तूनों को हाईजैक कर रहे हैं। इस वक्त मौला तो नहीं कहती, मौला उन्हें कहना चाहिए, मौला जट, वो जो मौला है फजल, अल्लाह का गजब, वो सबसे बड़ा खेल खेल रहे हैं इस वक्त भी वो खेल खेल रहे हैं कि हमारा कहाँ पे मुफाद है। मरियम और ये बिलावल का पाकिस्तान है, जरदारी और नवाज का पाकिस्तान है कि ये बड़ी पॉइंट आ गया बहन आपका, बड़ी ताकतों के साथ ये मिलके, बड़े सबके साथ ये मिलके तो पाकिस्तान को खत्म कर दे, पाकिस्तान के आइन को खत्म कर दे, पाकिस्तान के लोगों को खत्म कर दे, सिर्फ बिलावल और मरियम रहे। सही है बहन। चलें, आप उसको डबल दोहरा रही थी, एक और कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बहन बात करें। बात करती है मैं कि पाकिस्तान पंजाब दे विच सीना बाजब लिया के बिठा दी साडे भी मुल्क दे विच। ठीक है। हाँ जी, हेलो जी जी, वो बैठे ने जी, बस वो अपनी ताकत नाल बैठ गए। सीना बाजब, अच्छा ठीक है ठीक है। क्योंकि लोकां नूं बोलण नहीं ना दिंदी ते अपनी हुकूमत चलाउणी है, जिन्नू मर्जी चुक के जेल च पा दिंदी आ। ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੀਨਾ ਵਾਜਬ ਦਾ ਦੂਸਰੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी जी, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, कॉल का शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी मोहतरम अफजाल साहब, खुश आमदीद जनाब। जी जी, कोई भी किसी से फायदा देने या लेने के लिए सबसे पहले एतबार का होना जरूरी है। सही। बिज्जू के तौर तरीके से बिज्जू पर एतबार करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक जी। एक और कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जनाबे अली इमरान साहब। जी भाई, मेरी तरफ से आपको भी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई को भी सलाम अलैकुम। मेहरबानी। वालेकुम अस्सलाम। तो पहले मैं थोड़ा अली भाई का मैं प्रोग्राम देखे है, थोड़ा उस पर बात करना चाहता हूँ, बाद में सियासत की करूँगा। ठीक है जी जी, मैंने उनके प्रोग्राम जो देखे हैं जिसमें वाक्य बताए गए हैं मौत के। अच्छा। तो जी जी, तो उसमें जैसे जैसे इन्होंने बताया है ना कि हालत में जब कैसा होगा ये वैसा, उन लोगों की कहानी बताई है। तो आज के इन हुक्मरानों तक भी उनकी आवाज पहुंचे, उनको भी पता लगे कि एक दिन मरना है। सही बात। तो उनको मरना है एक दिन, तो सोचना चाहिए इस गरीब कौम पर जो पहाड़ ढाए हुए हैं ना इन्होंने, ये इनको अभी याद नहीं आ रहे। जी तो मैं कहना चाहता हूँ पीटीआई की माली की मुलाकात करा देनी चाहिए। क़यामत आ जानी थी इनकी, लेकिन ये हालांकि भूत में बैठे हुए हैं ताकत के नक्शे में, ये किसी को जानते बूझते नहीं इस टाइम, लेकिन इन पर भी वक्त आ सकता है किसी वक्त भी। लोग यकीन करें, आप बिजली के बिल इतने आ रहे हैं कि लोग टेंशन से
मंजे पर बैठे हुए हैं। सही बात है। इनको कोई खुदा का मौका होना चाहिए और मौत को इनको याद रखना चाहिए, एक दिन मरना है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही जी, काश मौत इनको याद हो तो और क्या चाहिए। एक और कॉलर हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब बरसा। मस्कन से बात हो रहे थे, हम फ्रांस वाले से बात कर लें। जनाब जनाब बहुत बोली बाली मेरी तरह बोली बाली बातें करते हैं माशाल्लाह। बहुत नहीं अच्छे आदमी हैं। बात यह है कि सबसे पहले हमारे नजर आ रहे हैं मुझे हमारे आगा साहब, उनकी सुन्नत सामिया कीदत, और जल्दी से टाइम बहुत कम है आपका। जी जी। बात यह है कि वतन अज़ीज़ की सियासी माशी सूरत हाल देखकर अवाम परेशान है, बहुत परेशान है। मौजूदा करप्ट और गैर कानूनी हुकूमत अपना मुल्की कीमती वक्त जाया करने में लगी हुई है और भोली भाली अवाम को आइन में तरमीम के फसूदा चक्रों में उनका कीमती वक्त जाया कर रही है और अवाम की दौलत को लूटने में मसरूफ है। वक्त पास कर रही है, किसी तरह वक्त पास हो जाए और अब टर्नओवर पूरा करें। इनका तो टर्नओवर ही बनता ही नहीं है, ये तो इलीगल गवर्नमेंट है। सही बात है उसको तो मिलना चाहिए, जो हुकूमत जिसकी हुकूमत है उसको देनी चाहिए। इनका तो कोई चक्कर ही क्यों नहीं है, इलीगल गवर्नमेंट है। वतन अज़ीज़ गैर कानूनी हुकूमत की वजह से हर तरफ लॉलेसनेस है, कोई इंसाफ नहीं। मौजूदा करप्ट हुकूमत का किसी चीज पर कंट्रोल नहीं, महंगाई के सबब अवाम तड़प रही है। इलेक्शन पुरानी बात कर रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद साख्ता अदलिया जिसको हर कोई राह लगदे लानत पाते एस्टैब्लिशमेंट मिलकर मुल्क का सत्यानाश कर रहे हैं, अब करने में मसरूफ हैं। सुबह शाम सियासी पार्टियों के वर्करों की गिरफ्तारियां, बदनामे जमाना, पुलिस और रेंज जमा पर जुल्म सितम और तशद्दुद करके इनके बेसिक फंडामेंटल राइट्स तलब कर चुकी है। बेरोजगारी के सबब नौजवान नस्ल मुल्क से बाहर बैरून मुल्क भाग रही है। बैरून मुमालिक से कर्जे ले लेकर मुल्क चलाया जा रहा है और कब तक आखिर कब तक खैर मनाएगी। ओके, बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही। बट साहब बहुत मेहरबानी। नाज़रीन आप भी आ सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर भी नंबर है, किसी राय से आप इत्तेफाक करते हैं, इत्तेफाक नहीं भी करते तो आ सकते हैं। 2 नंबर हुकूमत के हवाले से बट साहब ने बात की, तो एक वजह ये जो अदलिया और ये तमाम जो एक जिद्दोजहद चल रही है कि आइंदा जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आएंगे। सॉरी, हुकूमत क्यों कहते हैं इसको? हुकूमत कहीं नहीं, बस वही हुकूमत वही है ना, क्या कहते हैं कि जो भी एक मुफ्ती साहब ने कहा था कि जो भी काबज हो गया यजीद तक को भी आप अपना हुक्मरान माने, तो इस किस्म का माइंडसेट है ना कि जो काबज हो गया उल अमर है, तो हुकूमत में आ गया तो आ गया, बस ये उनका माइंडसेट है। बनाए हुए उल अमर को फिर बर्दाश्त करो फिर। जी हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी भाई, वो एक पॉइंट मेरा बहुत जरूरी जी 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 जी। मेरा ये पॉइंट है कि ये जो पाकिस्तान की आर्मी का ये जो आसिम मुनीर है जी, ये पाकिस्तान की आर्मी को पाकिस्तानियों को गुलाम बनाना, जरदारी के बच्चों का वो जो भेड़िए बन चुके हैं, नवाज शरीफ के बच्चे और ये सारे जो है पाकिस्तानी अवाम के खून के प्यासे हो चुके हैं और उनको पिंजरों में बंद कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की फौज जो है पाकिस्तानियों को इनका गुलाम बनाने के लिए ये आसिम मुनीर वहाँ बैठा हुआ है। इसको किसने नेतन्याहू के साथ जाके खड़ा हो, मोदी के साथ खड़ा हो, जाके CIA की आर्मी को ज्वाइन कर। आपका ये ख्याल है बहन, आपका ये ख्याल है? बहरहाल उनका तो ये दावा है कि हम वतन सबसे पहले है और शख्सियात बाद में है, और इसमें यकीनन सदर साहब हैं। एक मौके पे उनको एक सिक्योरिटी थ्रेट भी करार दिया गया था, लेकिन आजकल वो सदर हैं, तो क्या किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली। वालेकुम अस्सलाम। मौला अली मदद, जज़ाकल्लाह। 2 सवाल छोड़े जाता हूँ। बिस्मिल्लाह। फिरौन अपनी अच्छाइयों की वजह से फेमस हुआ था बुराइयों की। जी पहला सवाल दोबारा दोहराइए। फिरौन, अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे आप यजीद भी कह लो, वो अपनी बुराइयों की वजह से फेमस था
हाँ, ये अच्छाइयों को ठीक हो गया, ठीक हो गया। दूसरा सवाल, आजकल की दुनिया में, आप इंग्लैंड में रहती हो, जी जी, हिजड़ा ताकतवर है या मर्द ताकतवर है? थैंक यू। ठीक हो गया जी। चले, ताकतवर हार्स पावर जो ताकत है वो तो जाहिर है, अब इसका क्या अंदाजा लगा सकते हैं। एक खातून भी अगर बाहिम्मत है तो वो सबसे ताकतवर है जिन्स का, बगैर किसी तफरीक के। तो हमने तो ऐसी खवातीन भी हमारी हिस्ट्री में, इवन फातिमा जिन्ना कायद आजम की बहन, दीनी हम फील्ड में तो जाने से पहले अगर सियासी तारीख देखे, बेनजीर भुट्टो वो ताकतवर थी। उन्होंने आखिरी जो खिताब किया पिंडी में, वो पता चल रहा था परवेज मुशर्रफ को ललकार रही हैं। तो ये तो एक देख लें, एक खास अता है। अगर किसी ने हुकूमत, ये अवाम का सोच लिया तो वही ताकतवर है। वरना अगर आप ओहदे के ऊपर ताकतवर, बहुत बड़े ताकतवर हैं, लेकिन आप किसी बेकरी में नहीं जा सकते, तो इसका मतलब है आपकी वो ताकत जो है उसका कोई फायदा नहीं। अगर लोग आप पे लानते बरसा रहे हैं, या आप बड़े पॉपुलर लीडर बने हुए हैं और आप ताहयात कायद बने हुए किसी जमात के, और आप खुल के किसी दुकान पे दही बड़े भी नहीं खा सकते, तो ये इस ताकत का क्या फायदा? तो ये चीज है, ऐसी ताकत का ये इनको पता है कि अवाम के अंदर हमारी पजीराई क्या है, इसीलिए ये अपने ही इदारे बना रहे हैं, अपनी कानून साजी कर रहे हैं कि अब बस शायद ये इलेक्शन भी ना होने दें और कहे कि हमें आगे एक्सटेंशन मिल जाए सारे मेंबरान को। एक और कॉलर शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई, आप सब कैसे हैं भैया? जी शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बोलना चाहता हूँ, जी जी, लोगों ने चॉइस किया कायदे आजम जिन्ना साहब को, वो ठीक। आज का पॉलिटिशियन है, सारा दुनिया को मालूम है। सही तो हम इसका बारे में, इसका पॉइंट के लिए आपको फोन किया जी। कि अभी ब्रिटिश का चॉइसफुल और दुनिया का भी चॉइसफुल एक इंसान आएगा, हमारा इंडियन, पाकिस्तान, बांग्लादेश वार हुआ, उसको अच्छा करने के लिए तुम ये वार भूल जाओ, तो ये हो जाओ। सही है, बहुत अच्छा मैसेज जी। वार भूल जाओ, एक हो जाओ। जी मौसी भाई, तो एक तो हमारे जो रेगुलर कॉलर्स हैं उनकी भी कॉल्स हैं, कुछ उस पर आप अपना कोई नुक्ता नजर पेश करना चाहें। देखिए, हर आदमी परेशान है, और इस वक्त वो दौर नहीं है जो आप रात को 9 बजे का बुलेटिन सुनाकर और चंद दिलचस्पी के उमूर पे गुफ्तगू हुई, फला आया फला गया, और लोगों को जो है वो कलर बार लगा के सुला दिया जाए। अब लोगों के हाथ में सोशल मीडिया है, लोग बाशऊर हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक सैलाब है जो आपके सामने से दिन रात गुजरता है। लोग सब समझ रहे हैं, लोग सब समझ रहे हैं। ये जो एक प्लेट बिरयानी पर वोट देते हैं ना, ये आम आवाम नहीं है, ये उनके जर खरीद गुलाम है। और जो आम आवाम है ना, वो अपना रास्ता ढूंढ रही है। कुछ लोग जो है वो मुल्क छोड़ने को तरजीह देते हैं, और कुछ खामोश रहने को तरजीह देते हैं। मगर लोग जानते हैं कि सही कौन है और गलत कौन है। मगर एक बहुत ही अजीब सी बात यह है कि पूरी दुनिया में आप नहीं देखेंगे कोई भी मुल्क ऐसा जिसमें तरक्की के लिए कोई बात ना हो रही हो। जंग ज़दा से जंग ज़दा मुल्क आपके सामने, अफगानिस्तान से ज्यादा मैं आपको और मिसाल और क्या दूं, जहां पर यानी तालिबान ने टेक ओवर कर लिया, मतलब यानी आदमी सर पीट लेना, मतलब कि तालिबान ने उसको टेक ओवर कर लिया। अब लोग सोचते हैं इसका मुस्तकबिल क्या होगा। वो उनका इस्लाम भी अपने हिसाब का, बर्बरियत कौन नहीं जानता, मगर उन्होंने भी उसके अंदर रिफॉर्म्स लेकर आए। वो उसके अंदर रिफॉर्मेशन उन्होंने की है, रिफॉर्म्स लाए हैं, और उन्होंने वो जो उनका असल चेहरा था वो उसको पीछे पसे पुष्ट किया है। सामने से वो लोगों को लेकर आए। वहां पर आप देखें फिरकेबाजी की आग को उन्होंने काफी हद तक कंट्रोल किया है, उसको रोका है, और अफगानिस्तान तेजी के साथ तरक्की कर रहा है। तो अगर तरक्की करवाना चाहे तो अफगानिस्तान की मिसाल सामने है, तरक्की की जा सकती है, कोई दो बातें नहीं है। आपके पास जो आपकी जोग्राफियाई जो आपको खुदा की देन है वो पाकिस्तान की बहुत अच्छी है। आपके पास दरिया हैं, आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है, आपके पास विंड कॉरिडोर्स हैं, आप बिजली के लिए मोहताज हैं, आप गैस के लिए मोहताज हैं, रातों को गैस नहीं आती, दिन में बिजली नहीं आती, मतलब आप काम नहीं कर रहे हैं ना। आपके पास 5 दरिया तो सिर्फ पंजाब में बह रहे हैं, तो आप डैम बनाते नहीं, जब सैलाब आते हैं तो आधा मुल्क गर्क हो जाता है। मतलब आप कुछ करना नहीं चाहते। आपके पास है सब कुछ, आपके पास बलूचिस्तान मादनियात से भरा हुआ है, आपके पास गिलगित बिल्तिस्तान स्कर्दू विंड कॉरिडोर्स हैं, आप इतनी बिजली बना सकते हैं कि दूसरों को एक्सपोर्ट करें, दूसरों को बेचें। आपके पास टूरिज्म कश्मीर से लेकर और आगे तक जो है वो आपके पास पूरा टूरिस्ट इलाका है, आप दुनिया को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और एक जमाने में आते थे लोग, तो किस किस चीज पर मातम किया जाएगा, किसी चीज पर नहा पड़ा जाएगा, किसी चीज पर आपका जो है वो क्रिटिसाइज किया जाएगा।
کہیں کسی لیول پہ کوئی ترقی کے لیے کوئی منصوبہ نہیں ہے، صرف یہ کس کو اٹھا کے جیل میں ڈالو، کس پر کیا دفعات لگو، اور جو ہے وہ یہ ہماری حکومت ہے جناب علی، سبحان اللہ۔ اور یہ جو صورتحال بتائی ہے یہ کوئی بیرونی کوئی جو ہے وہ دشمن نے نہیں کیا، یہ خود ہی جو ہے اس حالت تک لے آئے ہیں، اور یہ افسوسناک صورتحال ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شاہ صاحب شکریہ۔ فاروق بھائی آپ کو اور بھائی علی کو اور دیکھنے سننے والوں کو پیار اور دعوت السلام۔ شکریہ، وعلیکم السلام۔ آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام ہے، آپ ساری باتوں کو پاکستان کے کرنٹ افیئر پر بات کرتے ہیں۔ انفارچونیٹلی فاروق بھائی آپ کے سامنے جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، کشمیر میں ہو رہا ہے، پاکستان میں ہو رہا ہے، آپ کی نگاہ ہر چیز پر ہوتی ہے۔ اصل میں جو بیرونی طاقتیں ہیں نا وہ بھی نہیں چاہتی کہ پاکستان ابھرے، پاکستان ترقی کرے۔ اگر آئی ایم ایف والے ایک بات کر دیں، تھوڑا سا انہوں نے آغاز کیا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے نالج میں ہو، بھائی آپ غریبوں پر کیوں ڈبل ٹربل ٹیکس لگاتے ہو، آپ اپنی دولت کو واپس لاؤ، جو آپ کی دولت بیرون ممالک ہے اس کو واپس لے آؤ، بات ختم ہو جاتی ہے۔ آئی ایم ایف والے بھی یہ لوگ مل کر سب کچھ کرتے ہیں، یہ بڑی طاقتیں۔ اب یونائٹڈ نیشن میں جو کچھ ہو رہا آپ کے سامنے ہے، پاکستان ایک یتیم ملک ہے، یتیم عوام ہے، ہم سے تو بنگلہ دیشی بہتر ہیں، اور کشمیر پاکستان کا حصہ ہے۔ کشمیریوں نے تھوڑی سی ہمت کی تو بجلی کو 3 روپے یونٹ کر لیا۔ تو اب وقت آ چکا ہے، میں نے کل ایک اور چینل پر کہا تھا کہ پی ٹی آئی والوں کو چاہیے کہ مہمان ہمارے ملک میں آئے ہوئے ہیں، آ رہے ہیں، وقتی طور پر آپ جو آپ کا پروٹیسٹ ہے اس کو کینسل کر دیں اور دوبارہ آئیں، اس بات کو ختم کریں، ہر وقت ہر روز ٹھیک 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 آئیں، نکلیں اور بات کو مٹائیں، رار یا پار۔ صحیح ہے، صحیح۔ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، یہ کبھی نہیں چھوڑیں گے جب تک اپ رائزنگ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ۔ کبھی نہیں چھوڑیں گے، انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے مل کر کہ ہم عمران خان کو اندر رکھیں گے، جیل میں رہے گا اور حکومت کرتے جاؤ، کبھی کوئی کٹا کھول دیتے ہیں، کبھی کوئی کٹا کھول دیتے ہیں، سارے ڈرامے کرتے ہیں اور مل کر ملک پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے چٹکانا نصیب کرے۔ آمین جی، بہت مہربانی، بالکل صحیح ہے جی۔ بس یہی ہے کہ بلیک میلنگ کی سیاست ان پر ہے 2 جی۔ باتیں جو انہوں نے کی وہ بڑی قابل توجہ ہیں، اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا۔ آئی ایم ایف کی بات کی انہوں نے، اس کی بات کی کہ پوری دنیا جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ آپ ترقی کریں۔ اچھا پوری دنیا کیوں چاہے گی آپ ترقی کریں؟ کیوں چاہے گی بھائی؟ ہر نیشن اپنے آپ کو سب سے زیادہ آگے لے کر جانا چاہتی ہے، ہر ملک کی خواہش یہ ہے کہ مفاد ہے اس کا ذاتی مفاد ہے۔ آج کل کی جو دنیا ہے وہ یہی چاہتے ہیں کہ سپر پاور ہمارا ملک ہو جائے، چاہے وہ رقبے میں چھوٹا ہو کچھ بھی ہو، کم از کم اقتصادی قوت بن جائے۔ دنیا نہیں چاہتی، آپ کیا چاہتے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ترقی ہو تو میں نے مثال دی افغانستان کی، ایسی 10 مثالیں میں اور دے سکتا ہوں۔ جو وہ چاہتے ہیں ترقی ہو تو ہو، آپ ترقی کرنا نہیں چاہتے، پہلی چیز۔ دوسرا آپ نے کہا کہ یہ دولت پاکستان سے باہر چلی گئی، اب وہ دولت کب آئے گی، کیسے آئے گی، نہیں آئے گی، کون لائے گا؟ جو دولت سرمایہ جا رہا ہے اس کو کون روکے گا؟ جو پڑھا لکھا عوام جا رہی، آپ کی پڑھی لکھی عوام پاکستان چھوڑ رہی ہے، جو سرمایہ دار جا رہا ہے، اب وہ اس کو کہ سوئس بینک میں جو پیسہ پڑا ہے وہ کیسے آئے، اس کو چھوڑو، ابھی یہ دیکھو کہ ان کو روکو۔ یہ جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ روز پاکستان کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں اور ان کے گھر بیچ باچ کے، پوری جائیدادیں بیچ کے، ملز بند کر کے، اپنی پرائیویٹ کمپنیز بند کر کے، پورا سرمایہ لے کر دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں، جو تمہارا تعلیم یافتہ طبقہ تمہیں چھوڑ رہا ہے، اصل دولت یہ روز لٹ رہی ہے، اس کو کون روکے گا؟ اس کو کون روکے گا؟ صحیح۔ تو یہ اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی چیز ہی نہیں، منشور بھی نہیں ہے۔ واقعی اس موسیٰ بھائی ہم دیکھتے ہیں مختلف حکومتیں، پرویز مشرف بھی آئے، یا اس سے پہلے ادوار ان لوگوں کے بھی آئے، نواز شریف کے بھی آئے، بے نظیر کے بھی آئے، لیکن اتنی ایک لا تعلق سی حکومت جو ہے نا وہ ہم نے پہلی بار دیکھی ہے کہ ان کا کوئی تعلق نظر نہیں آ رہا۔ کوئی ہوتا ہے نا کاسمیٹک ہی کوئی اقدامات کر لے، کوئی چھوٹی باتوں میں آئے، چھوٹی سی باتیں جی۔ پہلے انوائرمنٹ والے اسپرے کرتے تھے، اس وقت پورے کراچی میں چکن گونیا پھیلا ہوا ہے، اموات ہو رہی ہیں، مر رہے ہیں لوگ مچھر کے کاٹنے سے، ٹھیک ہے۔
پہلے انوائرمنٹ کا ایک ادارہ تھا, وہ کم از کم اسپرے کرتا تھا, ٹھیک ہے, آسمان سے بھی اسپرے ہوتا تھا, ہوائی اور زمینی پہ بھی گاڑی گھومتی تھی, میں نے خود دیکھی, جو کہ اسپرے کرتی تھی. اب نہ کچرا اٹھتا ہے اور نہ انوائرمنٹ کا وہ شاید ادارہ ہی رہا. تو اب آپ مجھے بتائیں, یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں, یعنی لوگ مر رہے ہیں, چکن گونیا میں مر رہے ہیں لوگ, ٹھیک ہے, پرواہ نہیں ہے, پرواہ نہیں ہے. پانی آپ کا چوری ہوا, آپ ٹینکر مافیا کے پاس منتیں کریں گے, خدا کے واسطے ٹینکر دے دو, میرے گھر میں مہمان آ گئے, میرے کو نہانے کو, کھانا پکانے کو پانی نہیں ہے. آپ بنیادی سہولتوں پہ بات کریں گے. یہ بات نہیں ابھی سوئس بینک میں کیا پڑا کیا نہیں پڑا ہے, لوگوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, رات بھر گیس نہیں ہوتی. تو یہ آپ کا معاشی ہب کا بتا رہا ہوں, کراچی کا جو 70% کما کے دیتا ہے, وہاں لوگوں کی زندگی اجیرن ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہے, یہ اس کو حکومت کا نام دیں, کیا آپ کا منشور کہاں ہے, آپ کر کیا رہے ہیں, آپ بس اس کو وزیر خارجہ بنا دو, اس کو فلاں بنا دو, اس کو یہ قلمدان دے دو, اس کو وہ دے دو, اس کے علاوہ ہے کیا؟ اور ہماری جو پولیس کو انہوں نے کر دیا ہے فری ہینڈ دے دیا. اب پنجاب تو پنجاب رہ گیا, سندھ کے اندر کوئی پریس کلب کے سامنے کچھ لوگوں نے احتجاج کیا, جو وہاں پر ایک ڈاکٹر کو قتل کر دیا گیا تھا توہین مذہب کے نام پہ. تو ان لوگوں, خواتین, نہ ان کے پاس کوئی لاٹھیاں نہ کوئی ایسی بات ہے, لیکن ان کو اس طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا سندھ پولیس نے, وہ بھی ہمارے سامنے ہے. پنجاب پولیس تو وہ مثال دی جاتی ہے کہ جیسے کینین پولیس ہے ویسی پنجاب پولیس ہے. اور پھر دوسری طرف اس پولیس والوں کو, جی ہاں, مائنڈ سیٹ جو ہے وہی آئی جی چلا آ رہا ہے. سندھ والے وہ بھی شاید یہی دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جی اب ان کو اس قدر ڈرا دو عوام کو, کہ کیونکہ آگے جو ان کے اقدامات ہیں عوام کے اندر, تو روزانہ کی بنیاد پہ ان کی پاپولیرٹی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. جو ابھی یہ 8 فروری کے جو الیکشن تھے, آئندہ جب الیکشن آئیں گے اس سے بدترین صورتحال ان لوگوں کی ہوگی. تو یہ سچویشن کو پہلے سے بھانپ رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کو اتنا ڈرا دیا جائے کہ ہم کچھ بھی کر لیں, ہمارے سامنے کوئی کھڑے نہ ہوں. تو یہ ایک عسکری طور پہ ایک ڈراوا, ایک ایسا خوف پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عوام اٹھے نا. صدام اسٹائل کی حکومت بنانا چاہتے ہیں کہ ساتھ میں 2 بھائی بھی بیٹھ کے بات نہ کریں گے اس میں سے ایجنٹ کون ہے. تو اس طرح سے لوگوں کے اوپر خوف, موت کا خوف, گمشدگی کا خوف, تیل کے کڑھاؤ میں ڈالے جانے کا خوف, اور اٹھا لیا جائے گا لاپتہ. موسیف بھائی, اب یہ کوئی پنجوتا صاحب ہیں, شاید کوئی ان کے وکیل کو اٹھا لیا گیا ہے. اس سے پہلے اڈیالہ جیل کے کوئی سپرنٹینڈنٹ تھے, ان کو 2 مہینے وہ غائب تھے, کوئی پتہ نہیں ہے. کتنے لوگوں کو بالکل, اب وہ لیاقت چٹھا صاحب, وہ کمشنر جنہوں نے انکشاف کیا تھا, وہ کدھر ہیں, وہ غائب ہیں. اور اس کے علاوہ بلوچستان کے تو لاتعداد ہے نا, جو سارنگ بلوچ کہتی ہیں, یا منظور پشتین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو نعرے بازی کرتے ہیں, تو وہ لوگ غائب ہیں. تو ایک اتنی لا قانونیت, اتنی زیادہ اس قسم کی جو بے روی ہے ہم دیکھ رہے ہیں, جس کا لگ نہیں رہا کہ پاکستان کوئی ترقی کی طرف کوئی قدم اپنے بڑھا بھی سکے. یہ جو شنگھائی تعاون والے آئے, یہ کوئی ہمارے پھوپھی کے بیٹے تو آئے نہیں ہیں, وہ اپنی جائیداد, وہ اپنا سب کچھ لگوائیں گے, اور پھر پاکستان کا جو بھی بچا کچا مال ہے وہ بھی نچوڑنے کے برابر ہے. ٹائم ختم ہو گیا موسیف بھائی, لیکن انشاءاللہ پھر نئے پروگرام میں اس بات کریں گے کیا اس کا آؤٹ کم ہے, عوام کو اس کا کیا فائدہ ہوگا. تو ناظرین, یہ آج کا پروگرام تھا. کل انشاءاللہ کرنٹ افیئرز پہ ایوننگ آر آپ کے